कर रहे प्रणव प्रकाश जी, बिहार के किसान नेता शंभू शरण बागी जी, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव सारस्वत गौतम जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम सिंह जी और हमारे बीच में उपस्थित थे हम सबों के आदरणीय CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, और इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए हुए हमारे आदरणीय प्रोफेसर मनीष जी, आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु जी, बाथ यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर आदरणीय संतोष मल्होत्रा जी, EN सिन्हा इंस्टीट्यूट के हम सबों के मार्गदर्शक प्रोफेसर विकास विद्यार्थी जी, और सभागार में उपस्थित बिहार के विभिन्न कोना से आए हुए किसान बंधु, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, काफी विस्तार से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि संकट पर जो चर्चा हुआ, उस चर्चा के दौरान जो हमारे जो विश्वविद्यालय के जो आदरणीय प्रोफेसरों ने एक नई जो दिशा दिया, वो हम सभी राजनीतिज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, क्योंकि हम लोग जो एक राजनेता के तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में या आम जनता से जो हमको मिला हुआ फीडबैक के आधार पे हम अपनी जो राय बनाते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या होगा इसके बारे में बस बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग को जानकारी नहीं रहता, और जिसका नाजायज फायदा, जो सारस्वत जी ने कहा, जिसका नाजायज फायदा जब हम लोग सत्ता में आते हैं तो अपने समस्याओं का के बारे में तो जानकारी रहता है, समाधान के लिए नौकरशाही पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। नौकरशाही पे डिपेंडेंट हो जाना भी अपने आप में कोई बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि वह भी एक संविधान के साथ, निष्ठा के साथ, शपथ के साथ उनका भी इंडक्शन होता है सर्विस में, लेकिन वह लोग भी अब आज काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सुन रहे होंगे तो वो भी डिपेंडेंट हैं उन सलाहकारों पर जो अमेरिका, यूरोप के बैठे हुए कंपनियां जो हैं, कंसल्टेंट फर्म जो हैं, जिसका विस्तार से आधा दर्जन कंपनियों का जिक्र कर रहे थे सारस्वत जी, उन लोगों से भी हम लोग का सबक मिला था। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देना इसलिए चाहता हूं कि मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, हम लोग का हॉल भी जल्दी खाली करना है, तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। कि मैं एक मंडी के संचालन के लिए SOP तैयार करना था। मंडी कानून तो है नहीं बिहार में, लेकिन मंडियों के निर्माण जो हुए हैं, जो 2700 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लेकर के रिहेबिलिटेट किया गया, उसके संचालन के लिए हमारे पास कोई नियमावली नहीं है। आश्चर्य है, हम लोग के गांव देहात में कहा जाता है कि पोखरा खनाइल नहीं, अब मंगर दलना डेरा। हमारे पास कोई कानून नहीं है। कानून एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई लागत नहीं है। लागत क्या है मेरा? कोई, अगर हम फिजिकल रूप में देखें, रुपए के सेंस में, तो कोई इसकी लागत नहीं। वो हमने तैयार नहीं किया, लेकिन 2700 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया बिहार में मंडियों के विकास के लिए और उसके संचालन के लिए। अभी तक मैं 25 में आपके सामने खड़ा हूं, ये चर्चा ये 21 का है, 22 का, ये अभी तक नहीं बना। उसके लिए जब वो एक SOP तैयार हो रहा था तो मेरे सामने 7 बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हम उनसे पूछे कि आप लोग सरकार में आपका क्या रोल है, किस पद पे आप लोग हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है एक मंत्री को कि उसको जो सलाह देने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं। वो आश्चर्यजनक रूप से बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के स्टाफ थे।
तो मैंने पूछा उनसे कि आपको सैलरी कौन देता है, हम राज्य के रूप में आपको पे कर रहे हैं? तो कहा नहीं नहीं, हमको पैसा आप नहीं देते सर, हम लोग मुफ्त में काम करते हैं, हमको सैलरी मिलता है बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन से। जो बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन के जो मालिक, जो दुनिया के सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले लोग, वो लोग बिहार में किसानों को किसानी के विभाग को चलाने के लिए मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। आप लोग को कोई चौंकाया कि नहीं इस विषय को? अगर वो बिहार के आईटी पॉलिसी के लिए, बिहार के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, या बिहार के बीपीओ सिस्टम और जो कॉल सेंटर को चलाने के लिए अगर वो सलाह दे रहे होते तो मुझे नहीं चौंकाता। ये कोई बड़ी बात नहीं, चलो दुनिया के इतने बड़े लोग हैं, अपने नॉलेज का थोड़ा सा हिस्सा वो बिहार को अगर मुफ्त में दान कर रहे हैं तो उस दान को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखिए यहां पर कर क्या रहे हैं, वो हमको सलाह दे रहे थे कि बिहार को मंडियों को कैसे चलाना चाहिए, और उसमें पूरे संचालन की जो प्रणाली विकसित किया था उसने कृषि विभाग को बाहर कर दिया था। जो एसओपी बनाया उसमें कृषि विभाग को बाहर कर दिया था। मेरी संपत्ति, मेरे विभाग की संपत्ति, बिहार के किसानों की जो जिम्मेदारी है उसमें हमारी भूमिका जीरो कर दिया था। और मैंने जब सेक्रेटरी को बुलाया कि क्या ये आपके जो कार्य प्रणाली को से संतुष्ट नहीं ये लोग हैं, और इस जो बॉडी बनेगा इसको संचालन करने के लिए जो ट्रस्ट एक्ट के जरिए बने या सोसाइटी एक्ट के जरिए बने, उसमें लिखा है कि आपकी जरूरत नहीं है, तो ये डेथ वारंट पे साइन करेंगे आप? खैर वो तो तैयार थे करने के लिए, ऐसा नहीं है, वो तैयार थे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। और मैंने उसको बदल दिया, और बदलने के बाद तब हमने विभाग से पूछा कि कितने तरह के सलाहकार हमारे पास हैं। तो 5-6 जो दुनिया के जो प्रतिष्ठित जो सलाहकार है कंपनियां, वो बकायदा उसमें इनरोल्ड थी। उसमें एक PwC है कंपनी, उसने बिहार के किसानी की समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपया उसको दिया गया था एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। 100 करोड़ कि बिहार के किसानों की माली हालत कैसे बदले, और वो कोई 17 वॉल्यूम में रिपोर्ट था। और जब मैंने विभाग से कहा कि वो रिपोर्ट सबमिट था, मतलब कि वो पेंडिंग नहीं था, तो रिपोर्ट 17 नहीं थे, विभाग में वो रिपोर्ट था ही नहीं। मतलब रिपोर्ट किसको दिया, वो रिपोर्ट कहां रखा है, विभाग को जानकारी नहीं था 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। अब चिंताजनक बात है कि हम जिस रिपोर्टों को तैयार करते हैं, जो पैसा लगा करके, उसको देखने का भी जहमत नहीं करते कि ये है क्या, लिखा क्या था इसमें, वो लोग मुझे सलाह क्या देना चाहते थे। उसी दौरान पता चला कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने भी एक बिहार में कृषि बदलाव के लिए 2013 में एक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और वो बिहार सरकार ने उस कमेटी से कहा था रिपोर्ट तैयार कर देने के लिए। वो 2013 और 2022 में मिनिस्टर हुए, 9 साल तक वो धूल फाक रही थी। मैंने उस रिपोर्ट को एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करके हमने कहा कि आप तैयार करें कि हम इसको किस तरह से बिहार के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएं। चूंकि एन सिन्हा एक देसी संस्था है, देसी मतलब वो बिहारी संस्था है, निश्चित तौर पर हमारे किसानों की पीड़ा से अपने को जोड़ करके ही इस रिपोर्ट को तैयार किया होगा, इसीलिए इस पर एक कार्य योजना बनाया जाए। बाकी रिपोर्टों को मैंने स्वीकार नहीं किया, सरकार पहले की होगी या मेरे बाद जो करेंगे वो लोग करेंगे, उस पर हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। हम आना चाहते हैं अब मुख्य विषय पर कि जो कृषि संकट है यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट का प्रतीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो संचालन है, उस संचालन में जो इंजन है वो कृषि है। ऐसा नहीं कि हम कृषि को बिना सुधारे
हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई गुणात्मक बदलाव ला देंगे, यह हमारे पास मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि अब भी मेरा जो पता है वह गांव है। हमारा जिस दिन पता दिल्ली और पटना हो जाएगा उस दिन हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम अभी भी गांव में रहते हैं और हम अपनी पूरी छुट्टी संसदीय प्रणाली में जिसको कहते हैं वो मैं अपने गांव में बिताता हूं अभी भी, और बाकायदा मैं किसानी और खेती करता हूं। इस बिना पे मैं कह रहा हूं, सुनी सुनाई हुई बात पर मैं नहीं कह रहा हूं। और हम लोग हमने गुणात्मक बदलाव लाए थे लालू प्रसाद जी के साथ, हम उसी पार्टी के नेता हैं, और लालू प्रसाद जी ने इस बिहार में किसानों के लिए हितों में कम समय में बहुत बड़े उन्होंने निर्णय लिया था। यह बात लोगों को जानकारी में नहीं है कि बिहार में मंडी कानून बहुत पहले से सरपास था, और मंडी कानून बनने के बाद भी उसके लिए नियमावली नहीं बना था, रूल्स नहीं बने थे। विधानसभा से एक्ट पास करके लंबे समय से इसको बिहार में छोड़ दिया गया था, और रूल्स लालू प्रसाद जी ऑपरेशनल किए उस लॉ को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और जब ऑपरेशनल किया बिहार के भीतर, तो आप जब देखेंगे कि हमारा 2003 तक हम आते आते हमारा जो आमदनी था, किसानों की जो आमदनी, वो इसलिए गुणात्मक रूप से थोड़ा बेहतर था, जो स्टेबल कर गया। याद करिएगा, स्टेबल कर गया। आप देख रहे होंगे कि 2003-04 के आसपास 33%, और ये अभी भी 33% के आसपास है, वो राष्ट्रीय औसत से नीचे नहीं जा रहा है। तो उसके पीछे और पीछे था, वो था राष्ट्रीय जनता दल के कालखंड में किया गया एक विशेष प्रयास। विशेष प्रयास क्या था? मंडियों को स्थापित किया गया। ठीक है कि 2004 के बाद मंडियों को फिर विलोपित कर दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 में, नहीं तो ये हम और भी बेहतर अभी तक हम किए होते। तो जो एमएसपी का जो सवाल है, जो मिनिमम सपोर्ट का जो सवाल है, उस समय आप आंकड़े उठा के देख लेती 2003-04 तक, तो एमएसपी और बाजार भाव एक था। बहुत लोग एक निगेटिव पॉइंट से लोग कहेंगे कि कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। ये याद भी सर मल्होत्रा साहब, बिहार में एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट 96 से शुरू हुआ, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो 2004 तक लगभग नेग्लिजिबल था। मैंने पूरे प्रोडक्शन का 1-2% हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाजार और एमएसपी लगभग एक बराबर था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इसीलिए ये कोई हमारे लिए बिहार में बहुत महत्व नहीं रखता था कि एमएसपी हो या ना हो, क्योंकि एक सिस्टम था सरकार का जिसके जरिए हम नियंत्रित कर रहे थे। मंडियों को खत्म करने के बाद हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के बीच में गए हैं। हम लोग के नेता थे दीपांकर जी ने, उन्होंने जो कहा भूमि सुधार, एकदम भूमि सुधार एक बड़ा सवाल है। हम लोग भूमि सुधार से डिनाई नहीं करते, लेकिन हम भूमि सुधार पर अगर सहमति नहीं है कि नहीं कारणों से, राजनीतिक दलों के भीतर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर, तो हमको कौन रोक रहा है उसमें हम मंडियों के सुधार को लेकर के। क्योंकि पूरी किसी प्रणाली में मैंने एक पॉडकास्ट किया हूं आज तक पर, वो एक विस्फोटक पॉडकास्ट है, 2-3 दिन में आएगा, पूरे देश में विस्फोटक चर्चा होगी। जैसे भाजपा की सरकार जो दिल्ली में लगातार संसद के भीतर कह रही है कि हम यूपीए जब था तो 10 साल में उस 7 लाख या 9 लाख करोड़ का अनाज खरीदा था, और हमने 23 लाख करोड़ का अनाज खरीदा है 10 साल में। ये आंकड़े को सापेक्षता में देखें तो एक फ्रॉड आइडिया है। एमएसपी इस देश के किसानों के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान दें। बड़े विचारक यहां बैठे हैं, एक्सलेंट लोग। इस देश में एमएसपी का निर्माण किसानों के हित में हुआ ही नहीं था। यह केवल और केवल हम अगर पैसे के रूप में देखें और योजना के रूप में देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों को अनाज कुछ पैसे में या मुफ्त में देने के लिए सरकार को अनाज चाहिए था, वो उसके लिए बाजार में खरीदने के लिए जाते या फिर वो किसानों के पास जाते,
उनके पास एक जो मूल्य प्रणाली नहीं था, तो उन्होंने मूल्य प्रणाली को स्थापित किया। ये 75 साल में इस नैरेटिव के साथ मैं नहीं खड़ा हूं कि एमएसपी देश के किसानों के लिए था। यह केवल और केवल इस देश में फूड सिक्योरिटी को लागू करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा इस पैसे का व्यय किया गया। मैं अपव्यय नहीं कह रहा हूं, ये व्यय किया गया। क्यों? एमएसपी तो 23 कमोडिटी पर था और आपने कितने कमोडिटी को परचेज किया? ओनली 2, चावल और गेहूं, जो हम किसान गरीबों को हम बांटते हैं, और उतना ही हमने खरीदा। ये भी याद रखिएगा, सभी नहीं खरीदे, सभी गेहूं और चावल इस देश में किसानों का नहीं खरीदे, केवल और केवल इतना ही खरीदा जिससे कि हमको साल भर बांटने के लिए मिल जाए। क्या ये बात सही नहीं है? तो फिर ये क्यों झूठ बोला जा रहा है इस देश के भीतर सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा कि हम किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए हम एमएसपी लागू किए हैं? नहीं, केवल और केवल मैं एक लाइन में ऊपर जाना चाहता हूं, केवल गरीबों को अनाज बांटने के लिए नहीं। मैं अभी कह रहा हूं, इस देश के मुद्रास्फीति प्राइस इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए इस देश के किसानों को इनपुट सब्सिडी दी गई, किसानों की भलाई के लिए नहीं। किसानों ने कभी मांग नहीं किया भारत के भीतर कि हमको खेती के लिए इनपुट चाहिए, हमको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तरीका सुझाइए। अगर देश का एक भी किसान कहा हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये तमाम परिवर्तन हुए थे इस देश के भीतर जब भूख से मौत हो रही थी। 1966 के सूखा में लाखों लोग की मौत हुई थी, और 1966 से पूर्व हर 10 साल पे बड़े स्तर पे भूख से मौत होती रही है। वो साइकिल है। 1944 के आसपास, 1936 के आसपास, 1926 के आसपास, उसे 1916 के आसपास आप देखेंगे तो हर 10 साल में एक नेचुरल क्लाइमेटी आ रहा था, जिसके चलते लाखों लाख लोग मर रहे थे। सरकारों को जब चिंता हुआ कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आए, देश में भूख से मौत नहीं हो, वो मौत किसानों की नहीं हो रही थी, इस देश में मौत हो रही थी गरीब लोगों की, या शहरों में वो लोग जो उद्योग चला रहे थे उनके लिए जो महंगाई भत्ता देना पड़ता था। सरकार में बैठे हुए लोगों को महंगाई भत्ता देना होता था। ये महंगाई भत्ता देश में ना देना पड़े, स्टेबल रहे बाजार, उसके मेंटेनेंस के लिए इनपुट कॉस्ट दिया गया जो किसानों ने नहीं मांगा था। इस देश के किसानों ने नहीं मांगा था। आपने जो कुछ दिया इस देश में, वो पानी की सुविधा हो, किसानों को सस्ते बिजली का सुविधा हो, किसानों को सस्ते फर्टिलाइजर की सुविधा हो, ये तमाम जो इनपुट थे जिसको आप डिस्काउंट कर रहे थे, वह किसानों के यहां नहीं आ रहे थे, एजेंसियों के पास जा रहा था। एजेंसियों के पास, बिजली विभाग के पास पैसा जा रहा था, सिंचाई का पैसा जल संसाधन विभाग के पास जा रहा था, जो भी है। और उन लोगों ने किसानों के नाम पे व्यापक लूट का एक तंत्र खड़ा किया। मैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में साबित करना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए बनाया गया, बिहार एक एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। आपने 5 लाख करोड़ जिसकी चर्चा कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 और 4 अभी ऑनगोइंग है, इसीलिए हम उसको 4 लाख कर लेते हैं। हम 5 लाख नहीं करते हैं, 4 लाख। आपने 4 लाख रुपए जो खर्च किया किसानों के विकास के नाम पर, उसमें से कितने रुपए किसानों को आपने दिया? एक भी रुपया नहीं। आपने बजट की आड़ में सड़क विभाग को पैसा दिया, बजट की आड़ में, कृषि रोड मैप की आड़ में आपने सिंचाई विभाग को पैसा दिया, आपने बिजली विभाग को पैसा दिया, और भी कई लोगों को आपने पैसा दिया। और किस तरीके से इस बिहार में विकास के नाम पर लूट है, हम उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यहां किसान बैठे हुए हैं, जो किसान को जो मशीनरी मिलती है बाजार में, है कि हम सब्सिडी पर हम मशीनरी देंगे आपको,
तो कोई एक बोतल है, अगर किसान को खरीदना है तो ये बाजार में 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन जब भी वो सरकार के जा रहा है दुकान पर तो ये 18 रुपए का मिल रहा है। फिर भी किसान 18 रुपया के लिए क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें 9 रुपए की छूट है, 50% सब्सिडी है। तो 10 रुपए वाली चीज किसान को कितने रुपए में मिला? 9 रुपए में। और 9 रुपया सरकार ने दिया, मतलब सरकार ने जो 10 रुपए, जो 9 रुपए दिए, वो 8 रुपया देश के धन्ना सेठों को दिया, किसानों को 1 रुपया दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। मैंने इसके सुधार के लिए भी एक प्रोसेस सरकार को डिजाइन किया था। वो देश स्तर पे अगर लागू हो तो इस देश में लाखों लाख करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। जो सब्सिडी पर जो खेल है इस देश में, या तो डीबीटी करें या फिर बंद कर दें। भाई सब्सिडी मुझे मिलना है, मुझे आप पैसा दें, हम बाजार में जाके सामान खरीद लेंगे तो हम निगोशिएट करेंगे कि सस्ता हमको कहां और जो अच्छा है वही लेंगे। लेकिन सरकार कह रही है नहीं नहीं, आप कोई भी सामान डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमारे एजेंसियों के जरिए आपको लेना होगा। लेकिन हम लाचार हैं, 1 रुपए की लालच में जा रहे हैं, लेकिन हमारी जेब का 9 रुपए गायब हुआ। यह महत्वपूर्ण है, ये मैं सत्यापित तरीके से कह रहा हूं। अगर कोई सरकार को लगता है कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूं तो मेरे पर मानहानि केस करे, मैं उसका डॉक्यूमेंट के साथ सत्यापन कर दूंगा कि हम सही हैं, आप गलत हैं। तो इनपुट आप टोटल कृषि के विकास के लिए जो भारत में जितनी नीतियां बनी हैं वो 90-99% वो बनी है या तो देश के कंपनियों के हित में, फर्टिलाइजर कंपनी हो, पेट्रोल डीजल की कंपनी हो, किसी के लिए, या इस देश के प्राइस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, खास तौर से आप जो पीडीएस में जो अनाज बांट रहे हैं उसके लिए। लेकिन वह आरोप लगाया जा रहा है जैसे पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर कह रहे हैं हमने 23 लाख करोड़ रुपया किसानों को पैसा उनके खाते में देने का काम किया। ये नहीं बताते कि उसके एवज में अनाज लिए हैं, जैसे उनको लगता है कि 23 लाख करोड़ रुपया मुफ्त में दिए हैं। सच ये है कि हमारे सामान के बदले में दिए हैं। क्या है स्थिति? और पार्लियामेंट के भीतर सबसे बड़ा झूठ बोलता है कौन? इस देश का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके बारे में मेरी धारणा थी कि अच्छे आदमी हैं, राजनीति में पक्ष और विपक्ष चलता है, कि उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार 10-12% का ग्रोथ दे रहे थे। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान था। लेकिन जब पार्लियामेंट में आप पिछले 14 महीने में 140 किसानों के सवाल हुए होंगे और 140 किसानों के सवाल का जवाब केवल उनके पास एक जवाब दिए हैं, जवाब में कोई अंतर नहीं आएगा। 6 सूत्री हमारा स्कीम है, किसानों को दूना देंगे, ये कहते हुए वो जवाब शुरू करते हैं और किसी पर करते हैं। सबसे भी महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं, एक बड़ा वो झूठ बोलते हैं कि यूपीए ने कहा था, कांग्रेस नीति सरकार ने, कि हम एमएसपी नहीं देंगे। कोई और दिखाते हैं, कैबिनेट नोट दिखाते हैं। और भाजपा की जो सरकार है वह किसानों को 1.5 गुना देने की गारंटी, एमएसपी की गारंटी देने का हमने वायदा किया है। यह भी असत्य है। अगर वो पहले वाले नहीं दिए तो वो सत्य के करीब हैं, ये असत्य के करीब है। क्यों? हम धान और गेहूं की बात कर रहे हैं, बाकी पे तो एमएसपी मिलता ही नहीं है। तो आप कागज का टुकड़ा दे दो भाई। हम लोग के यहां गांव देहात में शेरपट्टा कहते हैं उसको। शेरपट्टा जानते हैं ना आप लोग? तो शेरपट्टा है, बाकी एमएसपी। लेकिन 2 आइटम पर हम 2004 से लेकर 14 के बीच में दोनों फसलों पर कांग्रेस ने 139% दाम बढ़ाने का काम किया था, जिसमें हम लालू प्रसाद जी के भी लोग शामिल थे। और जो भाजपा नीति सरकार बनी 10 साल से, तो उन्होंने केवल 79% सर उन्होंने 10 सालों में अनाज का दाम बढ़ाने का काम किया है। वो 139% दे रहे थे। कांग्रेस के लोग तो गलत हैं और एनडीए के लोग केवल 79% बढ़ाए। वो सही कैसे हो सकते हैं? तो खेल हुआ। मैं उस पर, हम एमएसपी के गणना पर इसलिए बहुत लंबा नहीं जाना चाहते, भाषण लंबा हो जाएगा। किस तरीके से एमएसपी के भी गणना में दोषपूर्ण गणना है। स्वामीनाथन ने कहा था C2+50
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है A2+50। तो पहला ये खेल है। असल हमको एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से मिलता ही नहीं। हम फिर आते हैं उसमें दूसरा जो हम 2 लाइन में समराइज करेंगे वो प्रॉब्लम को कि किस तरीके से रेट के निर्धारण में कैसा खेल सरकार के लोग बैठ के कर रहे हैं, उसका हम उदाहरण के जरिए देना चाहते हैं। धान का पैडी जिसको बोलते हैं धान का, महाराष्ट्र में 3000 रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है जो सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। बिहार में 1500 और हरियाणा पंजाब में 1000 और तीनों का जो एवरेज है वो 1500 होता है और 1500 का 1.5 गुना करके ये 2200-2300 हमको पकड़ा देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो महाराष्ट्र वाला जिसकी लागत 3000 रुपए आया है उसको भी 2300 मिलेगा, बिहार वाले को 1500 लागत है उसको भी 2300 और हरियाणा पंजाब वाले की लागत 1000 आ रही है उसको भी 2300। अब खेल को समझिए किस तरीके से एक ही आंकड़े से इस देश में खेलते हैं। अदम गोंडवी के हम उस बयान को दर्ज नहीं करना चाहते। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हम वो अदम गोंडवी का उस नहीं पढ़ना चाहते, बहुत तो यहां पे क्रांतिकारी वो भाषण हो जाएगा। वो महाराष्ट्र में 3000 रुपए क्विंटल नहीं लगते खर्च और हरियाणा में भी 1000 रुपए क्विंटल सर फसल के नहीं लगते लागत आती है हेक्टेयर पर। पंजाब हो या हरियाणा दोनों की लागत सर बराबर है प्रति हेक्टेयर जो लागत है, और कोई भी खेती का जो लागत की गणना होनी चाहिए वो प्रति हेक्टेयर होगा। ये इल्ड को इसमें कल पूरे डेटा को चौपट करने के लिए इल्ड को लगाते हैं। उत्पादकता तो नेचुरल प्रोसेस है। महाराष्ट्र में कम उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा कि वहां किसान वहां का बेवकूफ है, क्योंकि उसकी जमीन की जो बनावट है और पानी की उपलब्धता है वो लोअर इल्ड है और गैंगेटिक बेल्ट में उसी लागत में इसके जमीन की जो उर्वरा शक्ति है और पानी का क्वालिटी उसको इल्ड को बढ़ा देता है। तो ये बेसिकली पूरे इस एमएसपी के कैलकुलेशन में एक फ्रॉड आइडिया के जरिए इस देश में एमएसपी को कैलकुलेट किया जा रहा है, इस पर आज तक चर्चा नहीं हुआ, थिंक टैंकों ने नहीं चर्चा किया। तो इसका उपाय क्या है? बहुत साधारण उपाय भी तो बताना होगा। तो राज्यों को अनुमति देना होगा कि वो अपने कंपनसेट कर सके एमएसपी पर जो उनके घाटे हो रहे हैं किसान को, जिसको हम भावांतर भी कह सकते हैं स्कीम, या जो भी एक स्कीम बना करके। लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार मोदी की सरकार जब आती है देश में सत्ता में, साफ कहा कि जो राज्य बोनस देगा या भावांतर देगा उस राज्य में हम एमएसपी को विड्रॉ कर लेंगे। और एमएसपी पर विड्रॉ कर लेना किसी राज्य के कोष पर इतना बड़ा दबाव हो जाएगा कि वो फूड सब्सिडी नहीं बियर कर पाएगा। और मैंडेट भी नहीं है राज्यों को फूड सब्सिडी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेट है, इसीलिए करना उन्हीं को करना पड़ेगा। और इस दबाव और धमकी का क्या असर हुआ? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हार जाती है। इस याद करिए, एक आइडिया से चुनाव हार जाती है और मोदी को भी झुकना पड़ा वहां के किसानों के सामने। जब पिछले साल जब चुनाव हो रहा था तीनों राज्यों में कहा था मोदी ने, ये मोदी की गारंटी है, और वहां बोली लगा था तीनों राज्यों में कि हम ज्यादा बोनस देंगे, कि हम ज्यादा बोनस देंगे। कांग्रेस कही कि 1000 देंगे, भाजपा ने कहा 1200 देंगे। फिर उसने बढ़ाया कांग्रेस ने, तो भाजपा ने उसको बढ़ाने का काम किया और तीनों राज्यों में पुनः वापस बोनस का काम शुरू हुआ। यह सत्ता के बदलाव का असल कारण था। लेकिन यहां पे मीडिया में चर्चा है कि फ्रीबी के चलते हुआ, एक फॉल्स नैरेटिव रह गए इस देश के इंटेलेक्चुअल और मीडिया के द्वारा कि वहां का सत्ता परिवर्तन का भाजपा इसलिए बच गई क्योंकि उसने फ्रीबी का काम, जैसे माई बहन योजना और तरह की योजनाओं के जरिए, जबकि सच्चाई क्या था, वहां के किसानों ने समझौता किया कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा हम उसी के साथ खड़ा होंगे, और पहले भी इसीलिए वो आगे गए थे, जिसकी चर्चा हम लोग रात में भी कर रहे थे, और बाद में उसी आधार पर सत्ता में वापस आए। ये हम एमएसपी पर बात खत्म करना चाहते हैं। ये बीज, बिजली और सिंचाई जो इनपुट है, बिहार में ग्रेन दिया जाता है, इस राज्य में सीड नहीं दिया जाता है। बीज के जगह पे अनाज का भर करके और सरकारी दुकानों से दे दिया जाता है। और बीज की खेती जो किसान नहीं करता, कौन खेती किसान करता है? गरीब आदमी, थोड़ा बहुत जिसको खेती है,
वो उसका घाटे की खेती होती है और बाकी लोग या तो खुद खाते हैं या अपने जानवरों को खिलाते हैं। बिहार में सीड का यही हाल है। बिजली, इस देश में नारा लगाने वाले लोग एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, हम सुनते हैं एक देश एक कानून। ये भाषण देने वाले लोग पार्लियामेंट के भीतर न जो लीडर हैं एड़ी उचका कर भाषण देते हैं, लेकिन इस देश में एक देश एक बिजली का कानून नहीं है। इस देश में एक बिजली एक कानून नहीं है। कानून मतलब एक देश एक रेट नहीं है। कई बार मांग किया बिहार ने एक देश एक रेट होना चाहिए, लेकिन आज तक एक कानून लागू नहीं हुआ। यह भी कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं, थोड़ा महंगा ही चलो हम ले लेंगे, लेकिन सर कृषि फीडर बन गया इस देश में किसानों के लिए कृषि फीडर, और कृषि फीडर में बिजली नॉट मोर देन पर कानून में लिखा था 2013 के ऊर्जा नीति में नॉट लेस देन 8 आवर डेडिकेटेड फीडर किसानों के लिए, और उस कानून का कैसे मजाक बना। इस देश में 8 घंटे बिजली देते हैं। क्या शर्मिंदगी का विषय है। खेती करने वाला जानता है कि जिस खेत में हम 8 घंटे पानी देंगे और 16 घंटा बंद कर देंगे और फिर अगले दिन हम चालू करेंगे, तो जितने खेत में 8 घंटा में पानी का भरा हुआ था अगले दिन भी उसी भरा होगा, वह पानी आगे नहीं बढ़ेगा। एक एक किसान का बच्चा जानता है। क्यों सरकार में बैठे हुए लोग को नहीं समझ में आता। हमको बिजली मिलना ही है 2 महीने, हमारा जरूरत ही नहीं। हम धान की खेती करते हैं 2 से 2.5 महीने, हम गेहूं की खेती करते हैं 1.5 से 2 महीने, हमको 5 महीने केवल बिजली चाहिए। हम साल भर बिजली नहीं लेते, लेकिन इन 5 महीनों के दौर में भी हमको 8 घंटे की बिजली दे रहे हैं, हमको 24 घंटे की बिजली नहीं दे रहे हैं। किसान हतप्रभ है कि हमारे साथ इस तरह का नाइंसाफी होगा, उम्मीद नहीं। जब एक देश एक कानून है तो इस राज्य के किसानों को, देश के किसानों को के लिए भी तो एक बिजली का आवर्स देना होगा। हम नहीं कह रहे 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा भी तो बिजली से दे सकते हैं। सिंचाई के लिए बिजली का सवाल था, महंगी सस्ती बाद में, बहुत लंबा समय नहीं है। ये पानी कहां आते हैं। ये पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार 70-72 हजार करोड़ रुपए खर्च किया सिंचाई व्यवस्था के और बाढ़ प्रबंधन को लेकर के, और उस पैसे का 75% ये खर्च किए हैं बाढ़ नियंत्रण पर। तो उत्तर बिहार के भाई साहब लोग बैठे हैं, अबे 20 साल में पूरे बिहार के बजट का 75% बाढ़ नियंत्रण पे खर्च किया, तो जरूर बाढ़ नियंत्रण में आया होगा। जितने लोगों से मेरी बात है बाढ़ नियंत्रण, लोगों ने कोई नहीं कहा हाँ पटना ही डूबा है। आप ठीक ही कह रहे हैं, जब पटना ही डूबा, हाँ विद्यार्थी जी का और प्रशासन कह रहा था किधर बाढ़ है, ये वीडियो भेज रहे थे हम लोग को, फिर भी हम लोग कभी बिहार के पटना के प्रशासन को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये बाढ़ में फंसे हुए हैं विद्यार्थी जी। अच्छा आया था, चलिए खुशी है कि चला गया, नहीं तो हमको लगा कि नहीं गया होगा। तो ये बाढ़ जब पटना में कंट्रोल नहीं हुआ तो उत्तर बिहार का कितना बाढ़ कंट्रोल हुआ होगा आप समझ लें। और 25% रुपया खर्च किया इन्होंने सिंचाई पर। अब ये 25% से तो 25% बिहार का सिंचाई बढ़ना चाहिए था। 2005 के सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के भाषण को पढ़ लीजिए जो सदन में दिया गया है, और 2025 के सिंचाई मंत्री जो अभी वर्तमान के सिंचाई मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके विधानसभा के भाषण को पढ़ लीजिएगा। बिहार के सिंचाई विभाग का पोल खुल जाएगा। 25% रकबा घटा है पटवन में। 12 लाख हेक्टेयर बड़ी परियोजनाओं के जरिए बिहार में जो पटवन हो रहा था, गंडक, कोसी और सोन में, पैसा खर्च करने के बाद भी पटवन 12 लाख हेक्टेयर से 9 लाख हेक्टेयर पे चला गया। मैं एफिडेविट के साथ कह रहा हूं, एफिडेविट सांसद का कहना ही एफिडेविट होता है। हम भारत के संविधान का शपथ लिए हैं। लोग आजकल इलेक्शन कमीशन कहता है एफिडेविट दो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां। बताइए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल में हमसे 10 पद नीचे होता है, मेरे से 10 पद। सर हम कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर है मेरा प्रोटोकॉल, और वो कह रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लाओ। वो एसडीएम होता है। बिहार प्रशासनिक सेवा का नया
भर्ती हुआ होता है, उससे कहता है कि मुझे सर्टिफिकेट लाओ। इससे बड़ा भारत में लोकतंत्र का मजाक किससे ज्यादा क्या हो सकता है। मेरा दस्तखत ही अंतिम फैसला है, वो अंतिम हमारे लिए एफिडेविट है। जिस कागज पर हम दस्तखत कर दिए उसको मैं ओन करता हूं, और इससे बड़ा कोई एफिडेविट नहीं होता। राहुल गांधी से लोग मांग रहे थे एसआईआर में, कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के लोग एफिडेविट के साथ कागज दो। भाई आपके सामने वो कह रहे हैं, वीडियो पर कह रहे हैं, टीवी पे कह रहे हैं, आप जहां जाइए उनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन शर्मिंदगी का विषय है जो कहता है एक सांसद से कि एफिडेविट मजिस्ट्रेट से लेके आइए। इसलिए मैं कहा कि सिंचाई हमारा नीचे चला गया। प्रोडक्टिविटी विवाद कहां हुआ, वर्तमान सरकार से और हमारी। हम अपनी बहुत समय नहीं लेना चाहते, 2 लाइन में भी खत्म करेंगे बहुत, क्योंकि हम लोग को 4:30 बजे इसको खाली कर देना है, नहीं तो किसी की शादी रुक जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये हम काम के लिए तो आए नहीं है। हमने कहा कि 3 लाख करोड़ खर्च हो गया, हम फाइल पे दस्तखत तब करेंगे जब हमको बताएं कि बिहार में हमारा क्या प्रगति है कृषि क्षेत्र में। सर 1 लाख टन 10 साल में प्रोडक्शन घटा था, 1,79,00,000 2012 में प्रोडक्शन था इस बिहार में इसेंशियल कमोडिटी फूड ग्रेन में। और जब हम 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए तो बिहार में 1 लाख टन घट गया था, 1,78,000 टन मीट्रिक टन ही उत्पादन हुआ था। हम सब आगे जाते हैं, हम पीछे जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं लोग कि आप साइन कर दीजिए फाइल पर। नहीं, हम इस काम के लिए नहीं बने हैं। हमारी संपत्ति की रक्षा करना इस राज्य के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के हमारी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, कानूनी जिम्मेदारी है। हम कानूनी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। 1 पैसा भी अगर खर्च करते हैं उसका प्रोडक्टिविटी 1.5 गुना का सर्टिफिकेट लगाते हैं। सर कोई भी राजकोष से, कंसोलिडेटेड फंड से जो हम पैसा निकालते हैं, हमको बकायदा एफिडेविट देना होता है कि यह 1 रुपया 1.5 रुपया में तब्दील होगा। कोई कोई तो 2 रुपया भी लिख के लाता है, 2.25 रुपया लिख के लाता है, तब हम साइन करते हैं। मिनिस्टर के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में अगर लिख दिया जाए कि 100 रुपए जो खर्च कर रहे हो 99 रुपया हो जाएगा और राजकोष से पैसा बाहर नहीं निकल सकता है, कानून नहीं। और आप लगातार घट रहे थे और हम पैसा दे देंगे। नीतीश जी मुबारक है, आप स्वस्थ नहीं है कि मेरी बात को सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे, स्वस्थ नहीं है। मंडी कानून जब खत्म हुआ देश में, इन्होंने छाती ठोक के कहा था कि हमने बिहार का पहला मैं मुख्यमंत्री हूं देश का जिसने मंडी कानून को खत्म किया। हम उसी के साथ सरकार में बैठे हुए थे और देश के किसानों ने पूछा कि या तो तुम आंदोलन में आ रहे थे, गलत आ रहे थे, या अगर सही हो तो बिहार में मंडी कानून लागू करके दिखा दो। ये संयुक्त मोर्चा किसान का यह हमारे से सवाल था। सारे देश के टॉप लीडर्स कहे कि हम क्यों इंडिया गठबंधन को सहयोग करें। अगर आप मंडी कानून को बिहार में लागू कर दें, एमएसपी गारंटी कर दें, हम देश स्तर पे आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम नीतीश कुमार को नहीं समझा पाए। हम जिसके साथ सरकार चला रहे थे, हमने इस्तीफा दिया। मुझे राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने क्या कहा उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करने के लिए आया हूं। बहुत अपमान मुझे झेलना पड़ा, बहुत प्रताड़ित हुआ हमने मानसिक रूप से, खास तौर से दिल्ली में बैठे हुए बुद्धिजीवियों के द्वारा। हम नाम नहीं लेना चाहते उन तमाम बुद्धिजीवियों का जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अपराध करके आया है, पटना में एक चलती हुई सरकार को उखाड़ फेंक करके आया है। नीतीश कुमार के साथ रिश्ते तोड़ने पड़े थे, हमने नहीं तोड़े, हमारे चलते नहीं टूटे। वो हम लोग को लात मार के चला गया आदमी। नीतीश कुमार हम लोग को गठबंधन को लात मार के चला गया। हम तो इस्तीफा दे दिए थे गठबंधन को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। हमारे नेता ने कहा था कैसे चलेगा, तो मैंने कहा कि अंतिम विकल्प है मेरा इस्तीफा देना, और कोई उपाय नहीं है सरकार चलाने का, गठबंधन चलाने का, कि न कि मैं इस्तीफा दे दूं। और भले मन से नेता ने तय किया था, मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं रहूं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी पर कि इस्तीफा लिया, नहीं, पार्टी चाहती थी कि मैं रहूं सत्ता में, लेकिन समझौते के साथ नीतीश से। हमने कहा समझौता हमारे व्यक्तिगत जीवन में महत्व नहीं रखता, मैं पद छोड़ूंगा, सरकार चलाऊंगा।
एक मिनट, नहीं, जिंदाबाद भी नहीं। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसान यहां बैठे हैं, ये बदला का वक्त है। नीतीश कुमार से ये बदला का वक्त है। आप जरूर बदला लेंगे। किसके लिए? अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। भूमि अधिग्रहण पर मैं छोड़ दूं, ये सभी बातें अब निरर्थक हैं इस बात को, चूंकि सब लोग बोल चुके हैं। मैं अंतिम बात कहने के लिए कहना चाहता हूं कि आखिर उपाय क्या है इस बिहार में। जो जमीन नहीं जिनके पास है, जो बटाईदारी पर, बटैया पर जो खेती करते हैं उनके लिए, और उन किसानों के लिए जो खेत में जो उत्पादित करते हैं, वो बिना भेदभाव का मूल्य गारंटी देना होगा, बिना भेदभाव का। अगर बटाईदार है उसको भी फायदा होगा, जो डायरेक्ट किसान खेती कर रहा है उसको भी फायदा होगा। बटाईदार को न फायदा में नहीं हो रहा है, इसीलिए एमएसपी नहीं होगा, इसीलिए मंडी नहीं होगा। यह भी एक भ्रामक प्रचार है। एक लोगों का मैं देख रहा हूं इस राज्य के भीतर कि क्यों हम दे एमएसपी, हम क्यों दे मंडी, जब बटाईदारों को फायदा नहीं है, जो वास्तविक रूप से खेती कर रहे हैं। सच में उनको भी रेट प्रोटेक्शन आप दीजिए। और बिहार एक राज्य है जो किसान के रूप में चिन्हित किया है। बिहार में 1,95,00,000 किसान हैं। एक जो किसानों का रजिस्ट्रेशन है वो सबको जानकारी है, जो यहां सभी लोग हैं सब रजिस्टर्ड है किसान के रूप में। और 1,95,00,000 में 1.25 करोड़ ही किसान रैयत हैं, और 60 लाख जो किसान हैं, 70 लाख किसान, वो बिना रैयत के रजिस्टर्ड हैं। मतलब बटाईदारी को बिहार में मान्यता है। ये कौन कह रहा है कि बिहार में बटाईदारी को मान्यता नहीं देता कृषि विभाग और बिहार सरकार? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे सामने आज साक्ष्य के साथ लोग आएंगे। एक गलत प्रचार है कि बिहार में जो जिनके पास जमीन नहीं है वो किसान नहीं है। किसान हैं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा। हर आदमी जो चाहे इस राज्य के भीतर किसान के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है, वो जमीन हो या नहीं हो। तो सवाल इसीलिए मैंने कहा, इनपुट जो विवाद का विषय क्या है, इनपुट अगर जाएगा तो किसान के पास जाएगा और बटाईदार के पास नहीं जाता। तो इसका समाधान क्या है? इनपुट को खत्म कर दीजिए। इनपुट किसी को मत दीजिए, न बटाईदार को दीजिए न किसान को दीजिए। तो क्या दीजिए? मूल्य की सुरक्षा। आप केवल एक कानून दीजिए इस राज्य के बिहार के लोगों को, केवल एक कानून, मूल्य की सुरक्षा। वो बटाईदार हो या किसान हो, वो महंगे दाम पर बेच करके अपना जीविका चला लेगा, किसी के लिए नीति पर वो आश्रित नहीं रहेगा। केवल एक कानून, और एक कानून बनेगा बिहार में। महागठबंधन के लोग निश्चित तौर पर देखिएगा, जब चुनाव के वक्त जब घोषणा पत्र आएगा, तो मैं पूरे घोषणा पत्र का चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक इस बात की गारंटी देगा, बिहार में एमएसपी और मंडी की गारंटी देगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।